हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द PW यूट्यूब चैनल, जहां पे भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में हम डील कर रहे हैं लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 19 में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 एंड 15। इससे पहले हम पिछले दो लेक्चर्स में ऐसे कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन्स कि वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा पढ़ के जरूर जाए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 बेसिकली डील किससे करता है? इससे पहले हम ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पढ़ चुके हैं, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन पढ़ चुके हैं, ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट भी पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। दैट मीन्स जहां जस्टिस सर्व हो रहा है वहां पर स्पेसिफिकली एविडेंस हम गलत दे रहे हैं, एज वेल एज पब्लिक जस्टिस सिक्योर ना हो इसके लिए हम कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई पर्टिकुलर प्रक्रिया हमको करने को कही है वो हम सब फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 15, वो स्पेसिफिकली मैं कहूं तो न्यूसेंस का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? न्यूसेंस का चैप्टर है। और इसमें इसका टाइटल जरूर ध्यान रखिए, चैप्टर का पूरा के पूरा नाम, क्योंकि एक बार ऐसा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो किसी तो प्रिलिमिनरी में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस चैप्टर के नाम में क्या क्या चीजें हैं। पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, कन्वीनियंस है, डिसेंसी है एंड मोरल्स है। पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। तो ये 5 जो शब्द हैं वो जरूर ध्यान रखें। ऐसे बेसिक क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं और इतनी बेसिक चीज में फिर हम लोग अटक जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द PDF ऑफ दिस सेशन, यू कैन कलेक्ट द PDF फ्रॉम PW ऐप। PW ऐप पर जाएंगे आप, ये बैच आपको एनरोल करना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच है। ये बैच एनरोल करने से उसमें आपको मेरी क्लासेस भी दिखेंगी, वीडियोस भी दिखेगा, एज वेल एज उसके साथ आपको PDF भी मिलेंगे। तो आप वहां से जाके PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। फॉल्स एविडेंस देना होता है। एक होता है फॉल्स एविडेंस देना और एक होता है एविडेंस को फैब्रिकेट करना। क्या होता है? फैब्रिकेट करना। दैट मीन्स यहां पे आप एक्चुअली उसको बना रहे हो, फॉल्स एविडेंस खुद से बना रहे हो। और एक है कि आपको पता है कि एविडेंस सही नहीं फिर भी दे रहे हो, दैट फॉल्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ फॉल्स एविडेंस। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि यहां पर एविडेंस क्यों बोला जा रहा है वर्ड? बिकॉज द पर्सन हु इज गिविंग द फॉल्स एविडेंस नोज कि ये कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज होगा जहां पर जो प्रिसाइडिंग जज है जिसको ये निर्णय लेना है उसके ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करेगा और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए क्या दे रखा है, 227 एंड 228। ध्यान रहे ये 227 से लेके 269 है। पहले उल्टा हुआ करता था, ठीक है, नहीं सॉरी, फॉर्जरी के मामले में उल्टा हुआ करता था। यहाँ पे जैसे आपके IPC में दे रखा है वैसे के वैसे अभी भी आपके BNS में चीजें सब्सिस्ट कर रही है। 227 में बोला है फॉल्स एविडेंस देने का मतलब क्या है, एंड 228 में बोल रहा है फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करने का मतलब क्या है। दैट मीन्स यहाँ पे यू आर मेकिंग एन एविडेंस, you are trying your level best so that evidence can be made and that evidence is a fabricated one। और यहां पे आप false evidence दे रहे हैं। That means whoever is legally bound, यहां पे जो पर्सन ऐसा false evidence दे रहा है वो क्या है? वो legally bound है, मतलब लॉ से बाउंड करता है। और किस चीज से बाउंड करता है? कोई सच्चा स्टेटमेंट देने के लिए, कोई ओथ या एफर्मेशन पे कोई स्टेटमेंट देने के लिए, कोई डिक्लेरेशन देने के लिए, और ये जानते हुए कि ऐसी चीज जो है वो फॉल्स है या वो इस चीज में विश्वास रखता है कि ये सच नहीं है। सच नहीं है मतलब वो ये जानता है कि ये जो बोल रहा है वो गलत है। Who is bound either by an oath, या तो ओथ से बाउंड है, या एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ, या लॉ के एक्सप्रेस प्रोविजन से सच बोलने के लिए वो बाध्य है। अभिव्यक्त रूप से लॉ में इट इज मेंशन दैट यू हैव टू स्टेट द ट्रूथ बिकॉज यू आर एन विटनेस एक्विटेड विद द फैक्ट्स। वहां सच नहीं बोलते आगे, तो दैट इज गिविंग फॉल्स एविडेंस। और बीइंग बाउंड बाय द लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, या लॉ के द्वारा बाउंड है किसी सब्जेक्ट मैटर पे उसको डिक्लेरेशन देना है, कोई चीज डिक्लेयर करनी है। इन दोनों ही केसेस में लॉ उसे बाइंड कर रहा है और इस केस में ओथ है। अब अगर यहां आके गलत बोला तो जाहिर सी बात है कि यहां पे धारा लगेगी। ओके, अब इन चीजों के रहते हुए वो A, B या C कोई एक चीज करे, मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो जानता है फॉल्स है, एंड उसके साथ साथ विच ही नोज और रीजन टू बिलीव दैट इट इज फॉल्स, जो कि वो जानता है फॉल्स है या उसके पास रीजन टू बिलीव है कि दिस इज फॉल्स, और सेकेंड डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, वो इस चीज में
विश्वास रखता है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो सच नहीं है, मतलब वो इस चीज में विश्वास रखता है कि जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो फॉल्स है, इज सेड टू गिव अ फॉल्स एविडेंस। हम कहेंगे कि यहां पे उसने क्या किया, फॉल्स एविडेंस दिया है। यहीं पे फैब्रिकेट कैसे होगा, फैब्रिकेट में बोला है हुएवर कॉजेज एनी सर्कमस्टांस टू एग्जिस्ट, कोई ऐसे सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करवा देता है या ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देता है जिससे कि एनी फॉल्स एंट्री इन एनी बुक और रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई बुक, कोई रिकॉर्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में फॉल्स एंट्री देता है, क्या देता है, फॉल्स एंट्री बनाता है, और मेक्स एनी डॉक्यूमेंट सॉरी मेक्स एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पे वो फॉल्स एंट्री किसी बुक में लिखता है, यहां पर वो ऐसा डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देता है जिसमें ऑलरेडी फॉल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कोई रजिस्टर था बेटा, अटेंडेंस रजिस्टर था, उसमें मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन डाल दी कि द फलाना पर्सन और द फलाना स्टूडेंट वाज प्रेजेंट ऑन द फलाना डे, सो आई नो कि वो एंट्री फॉल्स है, तो दैट इज फॉल्स एंट्री। और ये चीजें 1 या 2 की क्यों जा रही है, कोई इंटेंशन है इसका, मेंसेरिया है, क्या है, दैट जो सर्कमस्टेंसेस वो एग्जिस्ट करा रहा है या जो पर्टिकुलर फॉल्स एंट्री या फॉल्स स्टेटमेंट जो दिया है उसने, दैट अपीयर्स इन एविडेंस, वो सबूत के तौर पे कोर्ट के सामने पेश होगी, एंड द पर्सन सिटिंग हु इज सपोज्ड टू एडजुडिकेट द मैटर विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, या उसका ओपिनियन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिससे कि अदर पर्सन जिसके अगेंस्ट आपने एविडेंस दिया है उस पर्सन के अगेंस्ट कोई हार्म हो सकता है, उसको कोई इंजरी कॉज हो सकती है। इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये एविडेंस कहां अपीयर होगा, या तो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में होगा, या फिर वो सर्कमस्टेंस फॉल्स एंट्री या फॉल्स स्टेटमेंट कॉज एनी पर्सन हु इन द प्रोसीडिंग इज टू फॉर्म द ओपिनियन अपॉन द एविडेंस। ये जरूरी है कि वो पर्सन ये जानकारी रखता है और इस इंटेंशन के साथ ये पर्टिकुलर फॉल्स एंट्री वाला बुक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या वो डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसमें कि फॉल्स स्टेटमेंट वो जानबूझ के उस वक्त देता है जब उसको पता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाएगी, और वहां पे जो पर्सन ओपिनियन फ्रेम करने के लिए बैठा है उस एविडेंस पे उसका ओपिनियन क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब अलग अलग पनिशमेंट दे रखी है, हम इसको बेसिकली 2 स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं कहूंगी कि अगर आप स्लाइड्स पढ़ोगे दैट वुड बी मोर देन इनफ, इन टॉपिक से या इन कीवर्ड से आप पूरा के पूरा ये चैप्टर जो है समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले बोला है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस देना या फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना, दोनों की ही पनिशमेंट कहां दे रखी है, 229 में दे रखी है। ध्यान रखें 229 में punishment for false evidence that includes giving a false evidence and that includes fabricating false evidence। उसके साथ जो पनिशमेंट है 230, 231 एंड 232। 230 बोलता है ऐसा फॉल्स एविडेंस देके या फैब्रिकेट करके आप कोई कन्विक्शन प्रोक्योर कर रहे हो बेटा। कन्विक्शन मतलब किसी को सजा दिलवा रहे हो, और सजा भी कौन सी, कैपिटल ऑफेंस की, डेथ सेंटेंस की सजा आप प्रोक्योर करने के लिए किसी के अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, फॉल्स एविडेंस बना रहे हो, दैट इज फैब्रिकेट कर रहे हो, तो 230 की धारा लग जाएगी। एंड 231 में भी हम लोग कर क्या रहे हैं, 231 में कन्विक्शन ही प्रोक्योर कर रहे हैं, बट यहां पे वो ऑफेंस का ऐसा कन्विक्शन, ऐसे ऑफेंस का कन्विक्शन हम प्रोक्योर कर रहे हैं विच इज पनिशेबल ओनली एंड ओनली विद लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट। ऑब्वियसली इट इज नॉट ओनली, बट यस जिसको सजा मिल रही है उसके लिए तो ग्रीवियस है, ठीक है। तो हम कैसा जो है यहाँ पर कन्विक्शन कर रहे हैं, कन्विक्शन लाने के लिए ऐसा फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं जहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट या इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल ऑफेंस है। एंड 232 में वी आर थ्रेटनिंग टू गिव अ फॉल्स एविडेंस एंड मेकिंग दैट पर्सन डू समथिंग, डरा रहे उसको, धमका रहे कि आपके विरुद्ध हम झूठा साक्ष्य पेश कर देंगे कोर्ट में, सो द मैटर विल फॉल अंडर 232। फॉल्स सर्टिफिकेट, कई बार फॉल्स सर्टिफिकेट होता है ना, चाहे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो और अन्य कोई भी सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट या स्पेसिफिकली आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई सर्टिफिकेट है, वो झूठा सर्टिफिकेट इशू करना एंड यूज करना। देखो 234 में वो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करना या साइन करना, दैट मींस द पर्सन मेकिंग सच सर्टिफिकेट विल बी लायबल अंडर 234, बराबर। अच्छा 233 यहां पे आ गया, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स। कोई पर्सन ऐसा एविडेंस जानबूझ के यूज कर रहा है जो उसे पता है कि फॉल्स है, यहाँ पे एविडेंस देना हो रहा है और यहाँ पे एक्चुअली उसको यूज करना हो रहा है, तो वो 233 में पनिशेबल है। नाउ 234 एंड 235, 234 में जब फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया गया एंड 235 में जब जिस पर्सन ने
वो सर्टिफिकेट दिया, he knows that particular certificate to be false certificate. Here he is using such true certificate known to be false. Basically जब वो लोगों के सामने उस सर्टिफिकेट को लेके जा रहा है तो वो ऐसा महसूस करवा रहा है that this certificate is a genuine certificate, जबकि वो genuine certificate है नहीं. Next is false statement. क्या हो रहा है यहाँ पे? झूठा स्टेटमेंट दिया जा रहा है. किसके रिगार्डिंग झूठा स्टेटमेंट दिया जा रहा है? 236 एंड 237 में. 236 में वी आर गिविंग अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डेक्लरेशन which in law is receivable as evidence. हम कोई डेक्लरेशन पे फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? डेक्लरेशन पे. Law requires us to make any declaration. That time we are giving false evidence. 236 and 237 we are using that declaration as true knowing it to be false. हमको पता है कि वो जो घोषणा हमने की है वो false है. That is not true. Still we are using that 237. तो पहले हमने बोला कि फैब्रिकेटिंग एंड फॉल्स एविडेंस के मामले में, फिर हमने फॉल्स सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा, फिर फॉल्स स्टेटमेंट, नाउ एविडेंस टैम्परिंग. अब इसमें आपने ना बहुत सारी मूवीज भी देखी है, राइट, कि एविडेंसेस से छेड़खानी किया जा रहा है, उसको डिसअपेयर किया जा रहा है या उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है. सो 238 इज कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंसेस. सबूत मिटा रहे हैं. कोई डेड बॉडी थी, डेड बॉडी के आसपास ब्लड स्टेन्स थे, ब्लड स्टेन्स को साफ कर देना, डेड बॉडी को जानवरों को खिला देना, पानी में, नदी में डाल देना ताकि उसकी रिकवरी ही ना हो सके. और क्या आ सकता है इसमें? नाइफ वगैरह था, उसको डिस्पोज ऑफ कर देना, सीसीटीवी कैमरा वगैरह था, वो सारा का सारा तहस नहस कर देना, कैमरा तोड़ देना ताकि कोई सबूत ना मिल सके. एंड अगर एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होगी. बिकॉज व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? इट इज अ प्रोसीडिंग कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर फॉर द पर्पस ऑफ द कलेक्शन ऑफ द एविडेंस or any other person who is authorized by the magistrate, not being a magistrate. So that is 238, causing disappearance of the evidence. Evidence को disappear किया जा रहा है. 241, destruction of the document to prevent its production of the evidence. We know that the court can issue summon and even rather your warrant to produce a document before it. Document produce करने के लिए कोर्ट समन भी जारी कर सकता है, वारंट भी जारी कर सकता है. हमको पता है कि इस प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इस डॉक्यूमेंट का कोर्ट के सामने लेके जाना पड़ेगा इसको एज इंस्पेक्शन के लिए. बिकॉज क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस करना, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में. व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट. उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं. वी नो कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी है कोर्ट मंगवा लेंगे, या कोई पर्टिकुलर सीडी है, ध्यान रखिए, बट वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आना चाहिए. मेजरली हम कह सकते हैं कि आपका वीडियोस रह सकते हैं उसमें आपके रिटन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं. उनको हम तोड़ दे रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं ताकि हमको उसको एविडेंस में ना देना पड़े. दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर योर एविडेंस टैम्परिंग. सेक्शन ध्यान रखना है 238 एंड 241. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. कीवर्ड क्या है? इंफॉर्मेशन. 239 एंड 240. 239 में इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली ओमिट कर रहा है पर्सन इंफॉर्मेशन देने से व्हेन ही वाज बाउंड टू गिव द इंफॉर्मेशन. ही इज intentionally omitting to give the information when he was bound to give the information. यहां पे लॉ उसे बाउंड करता है that you are supposed to give the information, उसके बावजूद वो इंफॉर्मेशन ना दे, लोभ कर दे इंफॉर्मेशन देने में. दैट इज 239. 240 गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन. यहां इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है और यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है. ध्यान रखना, स्टेटमेंट अलग होता है, इंफॉर्मेशन अलग होता है. स्टेटमेंट आप कुछ कथन देते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब आप कोई जानकारी देते हैं जो कि आपके नॉलेज में है, एंड यू आर अवेयर अबाउट द ट्रू इंफॉर्मेशन बट स्टिल यू आर मैन्युपुलेटिंग एंड गिविंग द फॉल्स इंफॉर्मेशन. इट विल बी पनिश्ड अंडर 240 false information, and not at all giving the information will be punishable under 239. Next is false personation. इलेक्शन के मामले में हमने पर्सोनेशन पढ़ा था, पब्लिक सर्वेंट के पर्सोनेशन के बारे में पढ़ा था हमने. हु इज वियरिंग गार्ब और कैरिंग द टोकन विद रिस्पेक्ट टू और इन सच अ वे दैट पीपल बिलीव हिम टू अज्यूम दैट कैरेक्टर. पीपल अज्यूम कि वो उस कैरेक्टर में अपना जो कंडक्ट है वो निभा रहा है. तो दैट इज ऑल्सो इम्पर्सोनेटिंग पब्लिक सर्वेंट. बट यहां पे क्या हो रहा है? फॉल्स पर्सोनेशन किसका किसका कर रहा है? 242 में फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग इन अ सूट और प्रोसिक्यूशन. कोई पर्सन का इंपर्सोनेशन कर रहा है कोई सूट या प्रोसीडिंग में. मान लो कोई पर्सन, कोई विटनेस वगैरह आना था, उस विटनेस की जगह खुद आगे और बोल रहा है हाँ मैं वही विटनेस हूं. दैट इज इंपर्सोनेशन. और एसएस सर का पर्सोनेशन करना 268 में है. 242 के बाद सीधा वर्ड जो सेक्शन हमने पकड़ा है वो कौन सा बेटा? 268 है. नेक्स्ट इज फॉल्स
246 इज क्लेम एंड 248 इज चार्ज। कोई फॉल्स क्लेम कर रहा है, आपका क्लेम ही नहीं बनता, जानबूझ के एक तरीके से मैलिशियस प्रोसीडिंग ही तो है, वहां पे झूठा दावा कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा? 246। एंड फॉल्स चार्ज लगाना, दैट इज सेक्शन अगर आपने फॉल्स लगाया तो वो कौन सा है? 248 है। फ्रॉडुलेंट, अब कुछ फ्रॉड कमिट हो रहा है ना। व्हाट इज मेंट बाय फ्रॉडुलेंट? एनीथिंग व्हिच इज डन विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड एंड नॉट अदरवाइज, बराबर। तो 243 स्टेट्स रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट अ सीजर। हम जानबूझ के प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गेट सीज्ड। ये प्रॉपर्टी जो है ये सीज हो जाएगी, तो इससे पहले सीज हो इसको हम कंसील कर लेते। रिमेंबर दिस थिंग, या तो उस प्रॉपर्टी को वहां से रिमूव कर रहा है या कंसील कर रहा है। कंसील मतलब छुपाना, रिमूव मतलब वहां से हटा लेना। वी नो एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर है, ट्रक है, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, वॉट एवर इट इज, एंड वी नो कि ये पर्टिकुलर चीज सीज हो जाएगी, तो वहां से पहले ही अपने कहीं और छुपा लेना या कंसील कर लेना, ठीक है। 243। 244 में फ्रॉडुलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर। जानबूझ के गलत तरीके से किसी और से प्रॉपर्टी क्लेम करवा रहा ताकि हमारी प्रॉपर्टी सीज ना हो। आई नो दैट माई प्रॉपर्टी इज गोइंग टू गेट अटैच्ड या इट इज गोइंग टू बी सीज्ड एंड आई कॉल माई फ्रेंड एंड टेल हर कि तुम एक काम करो, मेरी प्रॉपर्टी ना क्लेम कर लो, ताकि कोर्ट उसको अटैच ही नहीं कर पाएगा। बाद में हम लोग एक कोल्यूजन में है और बाद में शी इज गोइंग टू ट्रांसफर मी द प्रॉपर्टी बैक। So this is what? This is 244. 245. Suffering a decree for sum not due. अब ऐसे डिक्री सफर कर रहे हो जिसमें आपका कोई सम ड्यू है ही नहीं। किसी और पर्सन को बोला यू फाइल अ केस अगेंस्ट मी एंड यू डिमांड दैट पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम मी, ताकि वो अमाउंट या प्रॉपर्टी मुझे किसी और को ना देनी पड़ जाए कोई अदर डिक्री में। तो यू आर आस्किंग अदर पर्सन टू फाइल अ केस एंड यू आर वॉलंटरी सफरिंग दैट डिक्री टू गो अगेंस्ट योरसेल्फ, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 245 लग जाएगा। एंड यू आर फ्रॉडेंटली ऑब्टेनिंग अ डिक्री which is for a sum not due or for a sum larger than what is due। आप ऐसी डिग्री सफर कर रहे हो जिसमें आप किसी से कोई पैसा मांग ही नहीं रहे हो, पर जानबूझ के वो अपने फेवर में ऑब्टेन करवा रहे हो, तो दैट इज योर 247। मूविंग अहेड, अब हमारे पास 6 कीवर्ड्स और हैं, इनको भी डील करेंगे वन बाय वन। 249, 253 एंड 254 हार्बरिंग ऑफेंडर। हार्बर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हार्बर वगैरह के बारे में हमने स्पेसिफिकली स्टेट प्रिजनर्स या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर में डिस्कशन किया था, ठीक है। किसको हार्बर किया जा रहा है? हार्बरिंग एन ऑफेंडर। 249 में इफ यू हार्बर एन ऑफेंडर वी विल बी पनिश्ड। एंड व्हाट इज मेंट बाय हार्बरिंग? फूड, शेल्टर, असिस्टेंस, आर्म्स, एम्यूनिशन, ये सब प्रोवाइड करना हार्बरिंग में आता है। 253 में हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी, जो किसी की कस्टडी से भाग चुका है, दैट कैन बी अ जेल, दैट कैन बी अ पुलिस स्टेशन ऑल्सो, है ना। पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी से जो भाग चुका है वो 253 में अगर एस्केप करके दैट पर्सन इज एस्केपिंग एंड वी आर हार्बरिंग दैट पर्सन प्रोवाइडिंग विद द फूड, शेल्टर, होम, आर्म्स, एम्यूनिशंस, व्हीकल टू इवेड हिज एप्रीहेंशन और इवेड हिज अरेस्ट, देन इन दैट केस 253। 254 पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डेकॉइट्स। किसके लिए पेनल्टी दे रखी है? स्पेसिफिकली यहाँ पे रॉबर्स एंड डेकॉइट्स को हार्बर करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। कह सकते हो एक तरीके से ये लोग थोड़े ग्रीवियस इन नेचर के होते हैं, तो लुटेरों और डकैतों को हार्बर करना इज पनिशेबल अंडर 254। नेक्स्ट इज गिफ्ट। कई बार बेटा ये लोग क्या करते हैं? गिफ्ट ले लेते हैं। अच्छा, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ के आते हैं सेक्शन 122 स्पेसिफिकली। तो गिफ्ट क्या है? एक वॉलंटरी ट्रांसफर है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है, इट इज गिवन बाय अ डोनर एंड एक्सेप्टेड बाय डोनी। और कब तक एक्सेप्ट कर सकता है? while your donor is living and while he is capable of making a gift, and before acceptance if donor dies the gift becomes void। बराबर, यहां पे गिफ्ट दिया जा रहा है बट ध्यान रहे ये इलीगल पर्पस के लिए दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है? एक इलीगल पर्पस के लिए दिया जा रहा है। 250 में गिफ्ट को क्या बोला? टेकिंग टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फॉर पनिशमेंट। यहां पे हम गिफ्ट को टेक कर रहे हैं 250 में, एंड 252 में वी आर ओके, ठीक है 250 में वी आर टेकिंग द गिफ्ट ताकि ऑफेंडर को पनिशमेंट से बचाया जा सके, पनिशमेंट से उसे बचाया जा सके। 251 में वी आर ऑफरिंग द ऑफेंडर विद अ गिफ्ट, नॉट ऑफेंडर बट समबडी को हम गिफ्ट जो है ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली हमने गिफ्ट टेक कर लिया, यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। एंड 252 में वी आर टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिकवर अ स्टोलन प्रॉपर्टी। मैम इफ यू वांट योर स्टोलन लैपटॉप टू बी रिकवर्ड और टू बी फाउंड कि कहाँ घूम गया है, देन इन दैट केस यू हैव टू गिव अस एटलीस्ट 2 लाख रुपीज। हम आपकी हेल्प कर देंगे आपकी गुमी हुई प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए।
दिस विल अमाउंट टू व्हाट? ऑफेंस अंडर 252। पब्लिक सर्वेंट, हम लोग एक बार सेक्शन की भी थरो रीडिंग लगा लेंगे, क्या क्या पॉइंटर्स है। पब्लिक सर्वेंट यहां पे ऑफेंडर है, दैट मीन्स कैन आई से दिस इज एन ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। लोक अधिकारी भाई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट यहां अपराध कर रहा है। देखो पब्लिक सर्वेंट के रिस्पेक्ट में 5 तरीके के ऑफेंसेस बता रखे हैं। पहला है 255, डिसओबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव अ पर्सन। कल हमने 199 एंड 200 पढ़ा था बेटा, वो थोड़ा अलग है, ठीक है, वो तो आपके डायरेक्शंस ऑफ लॉ का आप डिसओबेंस कर रहे हो। यहां पे आप डिसओबे कर रहे हो, बट यहां पे एक इंटेंट अलग है। यहां पे इंटेंशन क्या है? दैट ही वांट्स टू सेव अ पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट। अब मान लो कोई भतीजा है, भांजा है, कोई ऑफेंस कर दिया है, मामा है, चाचा है, जो पुलिस अधिकारी है, तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया है? लॉ का डिसोबेंस किया है। मान लो या तो उसको अरेस्ट नहीं किया है, या एफआईआर फाइल नहीं होने दी है उसके अगेंस्ट, या कोई प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, चार्जशीट में इन्होंने जो है वहां पर क्या फाइल कर दिया? क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है, जबकि पुख्ता सबूत मिल रहे हैं उसके बावजूद। तो यहां पे ये क्या होने वाला है? यहां पे 255 में जाएगा। नेक्स्ट इज 256, फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड टू सेव अ पर्सन। यहां पे हम रिकॉर्ड इनकरेक्ट बना रहे हैं, और 255 में क्या कर रहे थे? लॉ का वायलेशन कर रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट इज रिटन इन लॉ। ओके। 257, इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेक्स अ रिपोर्ट। यहाँ पे जुडिशियल प्रोसीडिंग में करप्टली रिपोर्ट बनाई है, यहाँ पे रिकॉर्ड इनकरेक्ट बनाया। वहां पे जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान, मान लो जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान आपको कोई इंक्वायरी वगैरह करने के लिए बोला गया, या कोई और अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दिए। जुडिशियल प्रोसीडिंग दैट मीन्स ये ट्रायल एंड इंक्वायरी के स्टेज पे। वी ऑल नो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के 2 ही स्टेजेस है, इंक्वायरी एंड ट्रायल, एंड दे ऑल आर कंडक्टेड बाय योर मजिस्ट्रेट। ओके। तो 257, 258 इज कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट। कोई पर्टिकुलर पर्सन को ट्रायल के लिए कमिट कर दिया, या बिना मतलब के उसको कमिट कर दिया, कन्फाइन कर दिया विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का भी ऑफेंस हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट ने कर दिया, तो वो 258 में भी जाने वाला है। यू नीड टू इंश्योर कि जब यहां पर कन्फाइनमेंट रॉन्गफुल है, तो फिर हम रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस यहाँ पे लगा सकते हैं। 261, एस्केप फ्रॉम द कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंटली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर नॉट जानबूझकर बट नेग्लिजेंटली क्या सफर कर रहा है? अपनी कस्टडी में से या अपने कन्फाइनमेंट से किसी पर्सन को एस्केप होने जा रहा है या एस्केप होने दे रहा है, तो दैट इज पनिशेबल अंडर 261। नेक्स्ट की वर्ड इज ओमिशन बाय अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ओमिट कर रहा है, तो कैन वी से दैट दिस इज ऑल्सो एन ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट? कैन वी से? हाँ जी, बिल्कुल हम कह सकते हैं। 5 और 3, 8 ऑफेंसेस तो हमारे पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही हो रहे हैं। ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट। 259 में क्या बोला? वो ओमिट कर देता किसी को एप्रीहेंड करने के लिए, किसी की अरेस्ट रिक्वायर्ड थी, वो अरेस्ट नहीं किया। स्पेसिफिक हो गया है यहाँ पे सेक्शन। देखो, एक तो होता है डायरेक्शंस ऑफ लॉ का ब्रीच करना या उसका डिसोबेंस करना, एक होता है कि स्पेसिफिकली बोला कि ये काम तो आपको करना ही करना था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फॉर दैट मैटर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो गया एंड यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बट स्टिल यू डिड नॉट अरेस्ट दैट पर्सन। 259 लग जाएगा व्हेन द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट ही वाज बाउंड टू मेक द अरेस्ट। 260 में टू एप्रीहेंड पर्सन अंडर सेंटेंस, यहां पे किसका ओमिशन कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट। ध्यान रखना, पब्लिक सर्वेंट किसका एप्रीहेंड ओमिशन कर रहा है? ही इज कमिटिंग और ही इज ओमिटिंग टू अरेस्ट अ पर्सन जिसका कन्विक्शन हो गया है। अंडर सेंटेंस मतलब क्या? उसका कन्विक्शन हो चुका है, उसको सजा भुगतनी है, उसको जेल में आना है, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है, उसका एप्रीहेंशन नहीं किया, तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 260 एंड 264। इन दोनों के अलावा 259 एंड 260 लिखेंगे यहाँ पे, 259 एंड 260। 259 एंड 260 के अलावा अदरवाइज कोई भी केसेस है तो उसमें एप्रीहेंशन का ओमिशन कर देना, या फिर इन दोनों के अलावा अदर मैटर्स में किसी ऑफेंडर का एस्केप कर देना अपनी कस्टडी से। ऑब्स्ट्रक्शन और रेजिस्टेंस, कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, आनाकानी कर रहा है कि ना हम तो ये काम ना होने देंगे, कौन सा काम ना होने देंगे? 262, 263, 265। ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाधा क्रिएट करना, रेजिस्टेंस मतलब आनाकानी करना, है ना, घर में नहीं घुसने देना और ये सब गेट वगैरह बंद कर देना, मतलब आगे नहीं बढ़ने देना। ओके। 262, 263, 265।
262 में बोल रहा है रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ पर्सन ऑफ हिज लॉफुल एप्रीहेंशन। एक पर्सन क्या रेजिस्ट कर रहा है? अपनी लॉफुल एप्रीहेंशन को रेजिस्ट कर रहा है। पुलिस अधिकारी बिल्कुल सही तरीके से अरेस्ट करने आए हैं, लेकिन उसका क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रहा है कि नो यू कैन नॉट अरेस्ट मी, हाथ लगा के दिखाओ, आप जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, चाचा हमारे मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। देन इन दैट केस 262 लग जाएगा, बिकॉज वहां पे एप्रीहेंशन लॉफुल है। दैट मीन्स पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट अरेस्ट करने आ रहा है, दे आर एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ देयर ऑफिस एंड दे हैव अ रीजनेबल ग्राउंड टू मेक दैट एप्रीहेंशन। तो कौन सा सेक्शन लगेगा? 262 लगेगा। 263 टू लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ अनदर पर्सन। 262 में तो खुद की अरेस्ट और खुद के एप्रीहेंशन को आनाकानी कर रहा था या बाधा क्रिएट कर रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था। 263 में अपने कोई रिलेटिव या दोस्त की अरेस्ट जो है उसके लिए पंचायत कर रहा है कि नो नो हाउ डे यू टच माई फ्रेंड, आप जानते नहीं हो मैं हूं कौन, मेरे खड़े होते हुए आप मेरे दोस्त को हाथ नहीं लगा सकते। सो दिस इज व्हाट, आप अपने लिए रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हो या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हो, यू आर रेजिस्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग फॉर अनदर पर्सन। एंड 265 स्टेट्स दैट 262 एंड 263 के अलावा जो भी मैटर्स हैं, 262 एंड 263 के अलावा जो भी मैटर्स हैं, उन मैटर्स में जब भी उस पर्सन की लॉफुल एप्रीहेंशन हो रही है उसमें रेजिस्टेंस या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करना, कोई भी अदर रीजन हो सकता है। ओके, नाउ द वायलेशन एंड फेलियर, वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल बी रीडिंग ऑल दीज सेक्शंस, स्पेसिफिकली 266, 269 एंड 267। 266 बोलता है कंडीशन ऑफ द रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। जहां पनिशमेंट रेमिट हो रही थी उसका क्या कर रहे हैं हम? उसका वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन पे ही तो हमारी जो पनिशमेंट है वो रेमिट होने वाली है, हाँ कि ना? उस कंडीशंस का हमने वायलेशन कर दिया, फुलफिल नहीं किया हमने उन कंडीशंस को। बेसिकली रेमिशन में क्या होता है, आपका जो नेचर होता है ना ऑफेंस का, सॉरी पनिशमेंट का, वो चेंज कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट। 269 released on bail and bond and appear in court, इसको 5 स्टार लगाओ, we'll be reading this। किसी पर्सन को बेल या बॉन्ड पे रिलीज किया है, हमने उसको बोला था यू हैव टू अपीयर इन टू कोर्ट, बस उसने इस कंडीशन का वायलेशन कर दिया। ही रिफ्यूजेस टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड। बेटा बेल और बॉन्ड पे तो प्रॉपर कंडीशन होती है कि हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाओगे, बाहर नहीं जाने वाले हो, फलानी जगह विजिट नहीं करना है, ये नहीं करना, अगर कहीं पर जाना है तो कोर्ट की परमिशन लेके जाया जाए, ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही है 269 लग जाएगा। देन इज 267 दैट इज इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। 267 आप लोग याद कर लो, एकदम दिमाग में छाप लो अच्छे से। पता है क्यों? क्योंकि आपके रिगार्डिंग होने वाले ऑफेंसेस हैं। When you are presiding in a court as a judge or as a magistrate, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जज बन जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करके, जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करके, उस वक्त when you are sitting as a judge, कोई भी आकर आपकी इंटेंशनल इंसल्ट करता है या जानबूझ के डेलिबरेटली प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करता है, फालतू की पंचायत करके, आनाकानी करके, बेवकूफी करके, he is disturbing a proceeding specifically when you as a public servant is sitting in a judicial proceeding। मतलब इंक्वायरी और ट्रायल के वक्त किसी ने परेशान किया, फालतू का न्यूसेंस क्रिएट किया है कोर्ट में, तो यहाँ पे 267 लग सकता है। तो आपके लिए 267 एक हाथ में एक बहुत सुप्रीम पावर है कि उसके ऊपर सीधा 267 का आप चार्ज लगा सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे सेक्शंस थे। एंड एक बार हम 227 को अच्छे से रीड करेंगे, इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे एंड 228 के जो कुछ इलस्ट्रेशंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 227 we have already studied that deals with giving of the false evidence। false evidence there, और false evidence देते कैसे हैं? Specifically when a person is legally bound by law, legally bound specifically by oath है बेटा, वर्ड ध्यान रखना, oath के थ्रू बाउंड है या express provisions of law। law उसे बोलता है कि you have to state the truth या being bound by the law to make a declaration। यहाँ पे law के द्वारा उसको कुछ truth state करना था, यहाँ पे उसको कुछ declaration देना था किसी subject matter पे, और जब वो ऐसा statement दे रहा है जो कि false है, plus he has the knowledge of it, he knows about it being false or has a reason to believe कि ये true नहीं है, ये true नहीं है, मतलब वो इस चीज में जानकारी रखता है कि ये false है, तो हम बोलेंगे उसने false evidence दिया। Now there are two explanations which are attached to it। First explanation बोलता है कि ये statement is within the meaning of this section whether it is made verbally or otherwise। verbally तो हो गया orally, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? written भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रिटन भी हो जाएगा, ध्यान रखिए। वर्बली बोल के भी अगर उसने स्टेटमेंट दिया तो, और दूसरा क्या है? अदरवाइज, दैट मींस इसके अलावा कोई और तरीके से भी अगर स्टेटमेंट दिया, वो कौन सा हो सकता है? वो जाहिर सी बात है रिटन होगा।
Explanation number 2, a false statement as to the belief of a person attesting is within the meaning of this section. जो attesting witness है वो भी हम कहेंगे false statement दे रहा है, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, or by stating that he knows a thing which he does not know. वो ये स्टेट कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर चीज में मैं भरोसा रखता हूं जिसमें एक्चुअली वो भरोसा नहीं रखता है, या कोई पर्टिकुलर चीज में जानता हूं जबकि रियलिटी है कि वो पर्टिकुलर चीज जानता नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर अटेस्टिंग विटनेस विल डीम टू गिव अ फॉल्स एविडेंस. इलस्ट्रेशन देखेंगे. फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या बोलता है? ए इन सपोर्ट ऑफ अ जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 rupees falsely swears on the trial that he heard Z admit the justice of B's claim. ए क्या करता है? बी के एक क्लेम को सपोर्ट करने के लिए जो कि उसका जेड के अगेंस्ट है, ये कहता है कि हाँ मैंने तो सुना था कि जेड ये कसम खा के बोल रहा था कि बी उससे पैसा मांगता है, जबकि ये झूठ है, गलत है. तो ए हैज गिवन अ फॉल्स स्टेटमेंट. ए ने क्या किया है? ए ने एक फॉल्स एविडेंस दिया है. इलस्ट्रेशन बी क्या कहता है? ए बीइंग बाउंड बाय एन ओथ टू स्टेट द ट्रूथ. ए बाउंड था ओथ पे कि उसको कुछ सच बोलना था, सच्चा स्टेटमेंट बोलना था. States that he believed a certain signature to be handwriting of Z, which he does not believe in to be handwriting of Z. वो आके बोलता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर सिग्नेचर है ना ये Z की हैंडराइटिंग में ही है, जबकि हकीकत ये है कि वो Z की हैंडराइटिंग में है ही नहीं. ये फैक्ट ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन ने खुद बोल दिया है that he does not believe it to be handwriting of Z. That means he knows it to be a false signature. Still ये स्टेटमेंट दे रहा है. Here A states which he knows to be false and therefore gives a false evidence. तो हम मानेंगे कि A ने यहाँ पे वो स्टेटमेंट दिया है जो कि उसको पता है कि false है. ठीक है, क्लियर है. बाकी और भी इलस्ट्रेशंस आप पढ़ते रहिएगा और देखना कि कौन सा आपको इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ आता है. कोशिश करना कि आप जो है स्टेटमेंट जो आपके इलस्ट्रेशंस है वो भी लिखते रहें. ठीक है, साथ ही साथ एक ही इलस्ट्रेशन देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर ई. ए एक इंटरप्रेटर है या ट्रांसलेटर, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर सीआरपीसी 282 स्पेसिफिकली दैट योर ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर इज बाउंड टू ट्रांसलेट और इंटरप्रेट ट्रुथफुली. सही तरीके से आप इंटरप्रेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे. एन इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर गिव्स और सर्टिफाइज अ ट्रू इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. वो सर्टिफाई करते हैं कोई ट्रू इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट विच ही इज बाउंड बाय ओथ और टू इंटरप्रेट और ट्रांसलेट ट्रूली. दैट विच इज नॉट एंड ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन. भाई जो उसने ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन किया है वो उस चीज में यकीन रखता है कि सही ट्रांसलेशन और सही इंटरप्रिटेशन हमने नहीं किया, तो फिर ऐसा आप स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? आप क्यों वो इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन दे रहे हो, रादर उसको सर्टिफाई भी क्यों कर रहे हो? सो A has given a false evidence. A ने क्या दिया बेटा? यहाँ पे false evidence दिया है. Okay. 228 we have already discussed what is meant by giving false evidences. Sorry, fabricating. Word क्या है? Fabricating. और fabricating में we have already discussed कि fabricating में basically आप वो false evidence स्वयं बना रहे हैं. ठीक है. First, A puts jewels into box belonging to Z. कोई Z का एक बॉक्स था, उसमें जानबूझ के A ने कोई ज्वेल्स डाल दिए, कोई सोने गहने डाल दिए, ये दिखाने के लिए कि सी ये तो A के Z के बॉक्स में मिले, मतलब ये Z ने ही चोरी की है. देखो आगे फैक्ट्स पढ़ते हैं. With the intention that may be found that they may be found in that box and this circumstance may cause Z to be convicted of theft. कि जब तलाशी ली जाएगी तो बी के बॉक्स को तलाशते वक्त जो पुलिस है ये पता करेगी और देख लेगी कि ये तो बी के बॉक्स में है, मतलब बी ने ही चोरी की. बचपन में होता था ना बेटा, आपकी कॉपी खोई अपना दोस्त किसी और के बैग में डाल देता था, पकड़े जाने पे वो चोर बनेगा. सो ए हैज फैब्रिकेटेड द फॉल्स एविडेंस. बी, ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन अ शॉप बुक फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज अ कोरैबोरेटिव एविडेंस इन द कोर्ट. देखो उसको पता था कि मैं इसको एज अ कोरैबोरेटिव एविडेंस यूज करूंगा. ए ने क्या किया है? एक फॉल्स एंट्री दी है शॉप बुक में. ए हैज फैब्रिकेटेड द फॉल्स एविडेंस. ठीक है, बराबर है. ओके, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए विद एन इंटेंट ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ए चाहता है कि जो जेड है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कन्विक्ट हो जाए. तो इसने बेटा कुछ लेटर्स का आदान प्रदान कर दिया और जेड के नाम पे लेटर्स लिख दिए, और लिखे उसने थे सिग्नेचर और नाम जेड का लिखा है.
राइट्स अ लेटर इन द इमिटेशन ऑफ जेड्स हैंडराइटिंग, इमिटेशन मतलब उसने यहाँ पे जेड की हैंडराइटिंग को कॉपी करने का प्रयास किया, purporting it to be addressed to an accomplice, purporting to be addressed to an accomplice। अब जब वो लेटर लिख रहा है तो वो एड्रेस किसको कर रहा है, accomplice को कर रहा है। Who is an accomplice? He is a co-accused who is participating in committing the offense, accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in the place in which he knows that the officers of the police are likely to search. A has fabricated the evidence. So when this Mr. A is putting that or writing down the letter in the name of the accomplice of the criminal conspiracy, इस इंटेंशन के साथ कि जब पुलिस आ जाएगी, सर्च कर लेगी इन लेटर्स को और देखेगी, अच्छा यहाँ पे तो Z के नाम पे आपका जो लेटर है वो एड्रेस कर रखा और उसने अपने ही किसी को कॉन्स्पिरेटर को साथ में ये एड्रेस पे लेटर भेजा है, that means Z and whoever the accomplices, they both are liable. So A has done what? He has created the circumstances whereby the police officer will believe कि ये ऑफेंस किसने कमिट किया है, A ने कमिट किया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि A ने झूठे साक्ष्य बनाए हैं, fabricating false evidence. Punishment we have already discussed, okay? And एक और punishment हम डिस्कस कर लेंगे false evidence का, 229 का। A in an inquiry before a magistrate for the purpose of ascertaining whether Z ought to be committed for trial makes on oath a statement which he knows to be false। अब इंक्वायरी चल रही थी, मैजिस्ट्रेट ने ऐसे कुछ सवाल जवाब किए हैं इस चीज को पता करने के लिए कि क्या ए को हमें कमिट करना चाहिए ट्रायल के लिए, क्या उसके अगेंस्ट ट्रायल स्टार्ट होनी चाहिए। बेटा ए आके ओथ पर यह स्टेटमेंट देता है जो कि वो जानता है कि ये फॉल्स है। As this inquiry is a stage of judicial proceeding, A has given a false statement, sorry, false evidence. Why? Because जब हमने 228 पढ़ा था, हमने बोला था it is very necessary that evidence is supposed to be given under which stage? It has to be given under judicial proceeding. न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए उस वक्त, न्यायिक प्रक्रिया। और न्यायिक प्रक्रिया में क्या आता है, आपका इंक्वायरी एंड ट्रायल आता है। इंक्वायरी एंड ट्रायल, जुडिशियल प्रोसीडिंग की भी डेफिनेशन आपको बीएनएसएस एंड फॉर दैट मैटर सीआरपीसी में भी दे रखी है। ठीक है जी, चलिए 229 आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। ओके ओके, एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे आप इसका। A in an inquiry before a police officer deputed by a court to ascertain a spot of the boundaries of the land। देखो इलस्ट्रेशन में आपको इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि मेंस में डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्वेश्चन दे देते हैं, देन यू हैव टू असर्टेन वेदर दैट पर्टिकुलर illustration is true or not. Okay, A in an inquiry before a officer deputed by a court, A क्या करता है एक इंक्वायरी में, as in before an officer deputed by, okay, कोर्ट ने एक ऑफिसर डिप्यूट किया है, कोर्ट ने एक ऑफिसर डिप्यूट किया है to ascertain on the spot of the boundaries of the land, make on oath a statement which he knows to be false। अब इस ऑफिसर को कोर्ट ने बोला था कि आप जाके इस पर्टिकुलर लैंड की बाउंड्रीज को नापिए, कितनी क्या है हमें, ताकि थोड़ा असर्टनमेंट हो जाए उस पर्टिकुलर बाउंड्रीज का या उस पर्टिकुलर लैंड का डिस्क्रिप्शन हमको पता चल जाए, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्रॉपर्टी। सो व्हाट डज ए डू, he makes on oath a statement which he knows to be false। अब ये जानबूझ के उस ऑफिसर के सामने वो स्टेटमेंट देता है गलत। This inquiry is a stage of judicial proceeding। A has given a false evidence। Why? ये इस एक्सप्लेनेशन से आया है कि क्या चीज जो है वो आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग में आने वाली है, नहीं आने वाली है। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कंडक्टेड अंडर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, भले ही वो इन्वेस्टिगेशन में आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर कोर्ट ने ऑफिसर को डिप्लॉय किया और बोला कि आप ये बाउंड्रीज को नापिए, ये भी किस में आएगा, ये भी आपके जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत आएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस स्टेज पे आपने वो ओथ पे स्टेटमेंट दे दिया है ना, किसने दिया है, ए ने दिया है, और किसके सामने दिया है, एक ऑफिसर के सामने दिया है जो कि एक्ट किसके अंतर्गत कर रहा है, कोर्ट की अथॉरिटी, कोर्ट की अथॉरिटी के तहत एक्ट कर रहा है। सो फॉर दैट रीजन दिस विल बी हेल्ड अ सिचुएशन वेयर ए हैज गिवन अ फॉल्स एविडेंस। बराबर है, चलिए ये सारी चीजें जो है हमने डील कर ली है। ओके चलो अभी हमें जो मेजर एक सेक्शन पे चलना था जिसके पास मैं आपको लेके जाना चाहती हूं, जरा उस सेक्शन पे आएंगे हम। ओके ठीक है, ओके लेट्स कम टू दिस वन, नो दिस 267।
इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू अ पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये मैंने बोला था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 5 स्टार लगा लो। अब आप जजेस बन जाओगे तो आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए, क्योंकि आपको बीएनएस का सेक्शन याद रखना है, तो आईपीसी का सेक्शन जो है वो थोड़ा साइड कर देना, ठीक है। जो भी 227 228 हुआ करते थे, हुएवर इंटेंशनली ऑफर्स, जानबूझ के ऑफर कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है, इंसल्ट और कॉजेज एनी इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट, या तो उनकी इंसल्ट कर रहा है या पब्लिक सर्वेंट को इंटरप्ट कर रहा है, बीच में इंटरफेरेंस कर रहा है बिना मतलब का। व्हाइल सच पब्लिक सर्वेंट इज सिटिंग इन अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जब वो पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी बैठे हैं, शैल बी पनिश्ड विद अ सिंपल इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 months होगा, या फाइन होगा, और फाइन कितना जा सकता है, 5000 रुपीज तक जा सकता है, या फिर बोथ भी हो सकता है। 268 पर्सोनेशन ऑफ एसेसर। असेसर जो होते हैं बेटा, वो ये लोग कुछ चीज़ों को असेस वगैरह करते हैं, कोर्ट इनको अपॉइंट कर देता है ना, कुछ अमाउंट वगैरह हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह हो गया है, इसको असर्टन करना, एसेस करना, कंपनी लॉ वगैरह के मैटर में, तो उसका इम्पर्सोनेशन करना 268 में पनिशेबल है। इट स्टेट्स दैट हुएवर बाय पर्सोनेशन और अदरवाइज शैल इंटेंशनली और बाय नोइंगली सफर हिमसेल्फ टू बी रिटर्न्ड, एम्पेनल्ड और स्वॉन एज एन एसेसर, अगर वो ये शो करता है कि मैं एसेसर हूं, इन विच ही नोज दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड बाय लॉ टू बी सो रिटर्न्ड, एम्पेनल्ड और स्वोन, जबकि वो जानता है कि मैं खुद को ऐसा एसेसर दिखाने के लिए एंटाइटल्ड हूं नहीं, या नोइंगली हिमसेल्फ टू हैव बीन सो रिटर्न्ड, एम्पेल्ड और स्वोन कॉन्ट्ररी टू द लॉ, या लॉ के कॉन्ट्राडिक्शन में ये प्रोसेस को अपना लेता है, जहां पे वो रिटर्न कर रहा है उस पर्टिकुलर एसेसमेंट को, एम्पेनल्ड कर रहा है या स्वोन कर रहा है, तो पनिशमेंट, क्योंकि उसने वॉलेंट्री ऐसा काम किया है, तो ये क्या दिखाता है, ये इसका इंटेंशन दिखाता है। पनिशमेंट कितना मिलने वाला है, 2 years और फाइन और बोथ, ठीक ठाक लेवल तक इंपॉर्टेंट है। 269 वेरी इंपॉर्टेंट, ये जब आप बेल एंड बॉन्ड का सेगमेंट पढ़ेंगे ना, तो आपको उसके साथ पढ़ना है, बेल एंड बॉन्ड के चैप्टर के साथ आप इस सेगमेंट को पढ़ेंगे। इट स्टेट्स फेलियर बाय अ पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में अपीयर होने को बोला था हमने, जब बेल एंड बॉन्ड पे रिलीज किया तो एक्सप्रेसली कंडीशन लगा रखी थी हमने उसके ऊपर, दैट यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट, नहीं अपीयर हुआ। Whoever having been charged with an offense and released on bail and bond, बेल एंड बॉन्ड पे रिलीज हो गया, या तो बेल बॉन्ड पे हुआ है या बॉन्ड पे रिलीज हुआ है, फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर सफिशिएंट कॉज है तो बेटा ये 269 जो है नहीं लगेगा। The burden of proving, very beautiful, to appear in accordance in court in accordance with the terms of bail and bond, अगर वो नहीं appear होता है तो कितना punishment है, 1 year है या fine है या both है। अब यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन चीज आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो burden of proof है वो किसके ऊपर है, burden of proof, कि ये जो हमने नॉन कंप्लायंस किया है बेल एंड बॉन्ड का, ये किसी कारणवश से किया है, we have sufficient grounds for not complying with the conditions of the bail bond or bond, ये किस पे रहेगा, the burden of proof which shall lie upon him, him means the accused, जिसको हमने रिलीज किया था क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगे थे, तो ये अक्यूज पे ऐसा हम कह सकते हैं कि सबूत का भार रहेगा कि वो पेश करे, बताए कि मैंने जो बेल एंड बॉन्ड की कंडीशंस का वायलेशन किया है वो बिकॉज ऑफ सम सफिशिएंट कॉजेस किया है। अगर वो फेल हो गया ये बताने के लिए, देखो बेटा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको भी दी जाएगी, सुनवाई का अधिकार तो उसको भी दिया जाएगा ये पता करने के लिए कि भाई वाकई जो है आपकी साइड से तो कुछ पॉइंट नहीं था। एक्सप्लेनेशन, जरा पनिशमेंट देखिएगा। एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए हमने उसको बेल पर बाहर किया था, ठीक है, अब उसने बेल एंड बॉन्ड की कंडीशंस का भी वायलेशन कर दिया, तो क्या ये बेल एंड बॉन्ड की कंडीशन के वायलेशन के लिए हम उसको सिर्फ ओरिजिनल ऑफेंस की सजा देंगे या बेल एंड बॉन्ड की कंडीशन के वायलेशन के लिए ये भी सजा देंगे? ऑब्वियसली देंगे, इसकी भी सजा देंगे, क्योंकि यहीं पर तो ये एडिशनल सजा दे रखी है, 1 year फाइन और बोथ, तो दैट पर्टिकुलर पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द बेल एंड बॉन्ड और बॉन्ड शैल बी इन एडिशन टू द दैट ऑफेंस की पनिशमेंट फॉर विच ही वाज चार्ज्ड एंड फॉर विच ही इज रिलीज्ड। द पनिशमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी in addition to the punishment to which the offender would be liable on conviction, conviction पर जिस punishment के लिए वो liable होगा उसके साथ साथ ये bail and bond की compliance की जो punishment है, non compliance की जो punishment है वो in addition होगी, with which he has been charged, and this power that is to sentence him shall be without prejudice to the power of the court to forfeit the bond। कहने का तात्पर्य यह है
कि यहां पर जब भी कंडीशंस का वायलेशन हो रहा है तो उस वक्त कोर्ट दो चीजें करेंगे। पहला है कि उसको पनिश भी करेंगे अंडर विच सेक्शन 269 प्लस उसका जो बॉन्ड है वो भी फोरफीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोरफीट हो जाएगा। कोर्ट उसको जब्त कर लेगा, मतलब खत्म, उसका कोई इफेक्ट नहीं है अब। ठीक है, तो ये सारा सेगमेंट हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था। वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 15 जहां स्पेसिफिकली हम ये बोल चुके हैं कि न्यूसेंस के ऑफेंसेस हैं। कौन से हैं? न्यूसेंस। कहते हैं ना सभ्य तरीके से समाज में रहना चाहिए, कहीं बैठे हो तो चिल्लाना नहीं है, हल्ला नहीं मचाना है, कहीं गंदगी नहीं करनी है, कहीं एक्सप्लोजिव्स मत यूज करो, कहीं पर भी कोई भी सब्सटेंस डंप मत कर दो, क्योंकि समाज में सिर्फ आप अकेले प्रजाति नहीं रहते हो, आप एक प्राणी नहीं रहते हो। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, तो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। कोई भी सोसाइटी के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली पब्लिक एट लार्ज के अगेंस्ट ऑफेंस करेगा तो आपका चैप्टर नंबर 15 में जाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिक चीजें क्या है जरा उसको ऑब्जर्व करें आप, कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं। इसमें बोला ऑफेंस इफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। ध्यान रखें कि ये सब पब्लिक के बारे में है। क्या बोला? ये पब्लिक की हेल्थ की बात कर रहा है, ये पब्लिक के सेफ्टी की बात कर रहा है, ये पब्लिक के कन्वीनियंस की बात कर रहा है, उनके आराम, उनके सुख सुविधा की, ये पब्लिक के डिसेंसी की बात कर रहा है, एंड ये पब्लिक के मॉरल्स की बात कर रहा है। मॉरल्स मतलब यहाँ पे हम लोग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का भी जिक्र करेंगे, उसको थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ेंगे, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, चलिए जी। अब इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है? सेक्शन नंबर 270 से लेके 297 तक है। और ये आपका चार्ट रहेगा स्पेसिफिकली 270 में, जहां पे हमारा पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड है, और उसके बाद हमारे पास ये चार्ट रहेंगे जिसमें स्पेसिफिक वो सारे ऑफेंसेस है। तो मैं कहूंगी कि कुछ सेक्शंस है जो आप इस चार्ट से पढ़ सकते हो, लेकिन ऑब्ससीन बुक एंड एक्ट का जो है वो थोड़ा आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, जिसको मैं भी आपको इन डेप्थ पढ़ाऊंगी, और एक 270 को हम थोड़ा इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। और ये सेक्शंस तो आपको एज इट इज लाइन से याद रखने हैं, जो हमारे 6 सेक्शंस हैं। तो 1 by 1 इन सभी को डील करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 270 को डील करेंगे। सो सेक्शन 270 में हमको सबसे पहले क्या डील करना है, जो अभी तक हमने पढ़ा है। सेक्शन 270 ले डाउन करता है इन सारे ही सेक्शन, सेक्शन 271 से लेके 297 का ग्राउंड ले डाउन करता है, जहां 270 डिफाइंस व्हाट इज कॉल्ड एज पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक में न्यूसेंस करने का मतलब क्या है, तो 1 by 1 इनके इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे। इसमें कोई एक्ट है या कोई इलीगल ओमिशन है, कोई एक्ट है या फिर इलीगल ओमिशन है विच कॉजेज अ कॉमन इंजरी, कॉमन डेंजर या कॉमन अनोयंस है। ये ध्यान रखना है आपको कि इंजरी हो गया, डेंजर हो गया या अनोयंस हो गया, वो क्या है? वो कॉमन है। किसके लिए कॉमन है? या तो पब्लिक के लिए कॉमन है, या उन पीपल के लिए कॉमन है जो जनरली वहां रिसाइड करते हैं या उसके विसिनिटी में रहते हैं। वो जनरली ड्वेल और ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी इन विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्या होता है? आसपास के एरिया में अगर वो रहते हैं या वो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी के ओनर वगैरह हैं तो, या फिर which must necessarily cause injury, obstruction, danger, annoyance to person who may have occasion to use that particular public right. Not just the people who are residing there, but ये किसको cause कर सकता है? annoyance, injury या फिर danger या फिर annoyance या injury उन लोगों को जो कि generally उस रास्ते से जा रहे हैं। For example, आपने गंदगी का ढेर यहां लगा दिया। Now people who are passing by through this area may also get annoyed, may also get एनी कॉमन इंजरी, कोई डेंजर भी हो सकता है उनको। तो नॉट जस्ट हु आर लिविंग, हु ड्वेल वेयर या विसिनिटी में जो रहते हैं, बट जो कि वहां से यूजुअली उस पब्लिक राइट को यूज करने का राइट भी रखते हैं। तो कॉमन 3 चीजें हैं, ध्यान रखें, कॉमन 3 चीजें हैं। कॉमन इंजरी, डेंजर है या अनोयंस है, बराबर। अब स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक सेक्शन सब जगह दे रखा है। अब ये देखो, सब में 271 से लेके आप 296, 297 तक देखो, खूब सारे स्पेसिफिक प्रोविजंस या स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्ट के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है। लेकिन जहां पर वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड नहीं है, फिर भी कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, तो उसके लिए 292 आता है, जो बोलते हैं पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर योर बीएनएस। तो पनिशमेंट वहां कितनी मिलने वाली है? 1000 रुपीज मिलने वाली है, सिर्फ फाइन से पनिशेबल है। 293 क्या बोलता है? कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन डिसकंटिन्यूड। जब इंजंक्शन ऑर्डर आ चुका है और ये बोला गया है कि आपको
ये पर्टिकुलर न्यूसेंस कंटिन्यू नहीं करना है, उसके बावजूद किसी ने न्यूसेंस कंटिन्यू किया है, 6 मंथ्स और 5,000 रुपीज फाइन और बोथ की पनिशमेंट हो सकती है। ये सेगमेंट हम बाद में डील करेंगे, पहले इस सेगमेंट को डील करेंगे। अगर कोई डिजीज या इंफेक्शन स्प्रेड किया गया है 271 में नेग्लिजेंटली, गलती से, नेग्लिजेंट वर्ड में क्या चीज आ जाती है, ड्यूटी टू टेक केयर था, आपने ड्यूटी टू टेक केयर नहीं किया, नेग्लिजेंटली कोई डिजीज या कोई पर्टिकुलर इंफेक्शन स्प्रेड हो गया है, तो वो किस में जाएगा, वो 271 में जाने वाला है। नेक्स्ट है 272, इट इज योर मैलिग्नेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है, मैलिग्नेंट एक्ट है, मतलब यहां पे हम इंटेंशनली वो पर्टिकुलर डिजीज या इंफेक्शन फैला रहे हैं। मना क्या ना कि भाई कोविड में ऐसे बिना मास्क वगैरह के नहीं आना है, कोई हॉस्पिटल का बायो वेस्ट था उसको इस तरीके से खुले में फैला दिया है, तो उससे क्या है, कोई इंफेक्शन या डिजीज स्प्रेड हो सकता है। 273, डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। क्वारंटाइन रूल है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एनी वेसल वगैरह होता है, उसको आपने नहीं माना, या जो उसके ट्रांसपोर्ट के जो डायरेक्शंस थे उसके वायलेशन में किया है, या कोई पर्टिकुलर डिजीज के स्प्रेड होने से बचाने के लिए कोई क्वारंटीन रूल जारी किया गया था, उसका हमने डिसओबीडियंस कर दिया 273, जो कोविड वगैरह में क्वारंटीन का लगता था। बट रिमेंबर 273 में सिर्फ और सिर्फ डिजीज के मामले में क्वारंटाइन रूल नहीं, कोई वेसल के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के मामले में भी क्वारंटाइन रूल लग सकता है। ओके, फूड और ड्रिंक 274 में बोला अगर फूड का एडल्ट्रेशन कर दिया, कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिए जिससे कि वो इट इज नॉट गुड फॉर ईटिंग, एडिबल नहीं है, अगर खा भी लिया तो वो आपको नुकसानदायक है, और इसी एडल्ट्रेटेड या नॉशियस फूड या ड्रिंक का अगर हमने सेल कर दिया तो 275 में पनिशेबल है। यहां पे उस फूड और ड्रिंक को सिर्फ अडल्ट्रेट करना, यहां पे नॉशियस फूड या ड्रिंक को सेल कर देना। ड्रग्स के मामले में 3 सेक्शन है आपके पास, 276 में ड्रग्स का अडल्ट्रेशन करना, दैट मीन्स एक्सपायर्ड थी या किसी और तरीके से उसमें कुछ ऐसा मिक्सचर कर दिया जो कि एडल्ट्रेट हो चुका है, नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। 277 में ऐसे अडल्ट्रेटेड ड्रग्स का सेल करना, विक्रय करना, बिक्री कर देना उसका, तो 277 में पनिशेबल है। 278 में ऐसे डिफरेंट ड्रग्स का सेल करना, मतलब उस पर्टिकुलर जो आपका बॉक्स है उस पर मेंशन कोई और दवाई का नाम है, अंदर बेसिकली कोई और दवाई है, तो दैट इज 278। नेचर, दैट मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर है ना, हमारे प्रकृति के अगेंस्ट कोई अपराध हो रहा है। ये नेचर वर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट हमने जब 279 और 280 को ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्रकृति के विरुद्ध ऑफेंस हो रहा है। जिसमें फर्स्ट क्या बोला 279, फाउलिंग वाटर ऑफ द स्प्रिंग और रिजर्वेयर, स्प्रिंग या रिजर्वेयर का वाटर को फाउल करना, खराब करना, गंदा कर देना, 279 में जाएगा। 280 में एटमॉस्फेयर नॉशियस बना दिया, कोई गंदी सी कोई पर्टिकुलर स्मोक एमिट कर दिया है, कोई गैस को एमिट कर दिया है जिससे कि लोगों के लिए सांस लेना दूरभर हो रहा है, तो वो एटमॉस्फेयर नॉशियस बना दे। इट इज नॉट हेल्दी और इट इज नॉट फिट कि वहां पे कोई पर्टिकुलर लोग रिसाइड भी करें, रहने का सोच भी सकते हैं, खड़े होकर सांस लेने का भी सोच सकते हैं। देन ड्राइव के मामले में अब ध्यान रखना, कुछ ड्राइव रोड पे हो रही है, कुछ वाटर पे हो रही है, ड्राइव एंड राइड में फर्क है। ओके, वी राइड 2 व्हीलर एंड वी ड्राइव 4 व्हीलर। ओके, अब सुनो एक चीज, अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग किया है तो 281 में होगा ऑन अ पब्लिक वे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस 3 सेक्शंस जो हमने पढ़े थे स्पेसिफिकली आपके हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में, जहां पे हमने बोला कि अगर एंडेंजर कर रहा है लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स को, वहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही थी, यहां पे पब्लिक वे में बात हो रही है। नेग्लिजेंट एंड वो ड्राइविंग में वहां पे डेथ कॉज हो रही थी, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट वाले में कोई इंडिविजुअल है, और यहां पे पब्लिक वे में हम रैश एंड नेग्लिजेंट तरीके से ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हर्ट वगैरह का कुछ नहीं बताया कि नुकसान हो गया, असॉल्ट वगैरह हो गया, यहाँ पे 281 में बस गंदी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो, रैशली, नॉट बीइंग विजिलेंट, तो ये 281 में पनिशेबल है। किस में पनिशेबल है? 281 में पनिशेबल है। 282 में रैश नेविगेशन ऑफ वेसल, ध्यान रखना बेटा, ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग और राइडिंग गाड़ियों के लिए बोला गया, वेसल के लिए वर्ड नेविगेशन बोला हुआ है, वी नेविगेट द वेसल, वी डोंट ड्राइव और राइड द वेसल। ओके, वेसल मतलब जलयान की बात कर रहा है। तो यहां पे रैश तरीके से नेविगेशन किया है वेसल का समुद्र में, 282 में पनिशेबल है। 283 में क्या बोल रहा है? एग्जिबिशन ऑफ फॉल्स लाइट, मार्क और बॉय। जब नेविगेशन होता है, समुद्री इलाका होता है, तो उसमें नेविगेशन के लिए हेल्प क्या करता है? कुछ लाइट्स होती हैं, कुछ मार्क्स होता है जो आपको हेल्प करता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा, उसके ऊपर रोड नहीं बनी हुई है, बट देयर आर सर्टेन मार्क्स जो बताता है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है या व्हाट इज योर राइट वे। वहां पे किसी ने फॉल्स लाइटिंग डाल दी, लाइट सामने से आनी थी, यहां से किसी ने लाइट डाल दी, बेटा
हमारा वेसल घूम गया, वो अलग डायरेक्शन में चला गया है, दैट इज 283। 284, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल। जो गोवा में अभी हाल फिलहाल हुआ, इतने सारे लोग उस पर्टिकुलर बोट के ऊपर थे कि वो अनसेफ था लोगों के लिए वहां पर उस पर्टिकुलर वेसल में नेविगेट करना। ये जानते हुए दैट पर्टिकुलर वेसल इज ओवरबोर्डेड, जरूरत से ज्यादा उस पर सामान डाला गया, जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर लोग हैं, उसके बावजूद हम लोगों को उस पर्टिकुलर वेसल से कन्वे कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे हैं। 284 एंड 285, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। ये चाहे 281 वाला पब्लिक राइडिंग या ड्राइविंग है या फिर आपका नेविगेशन है, उसके बीच में किसी ने भी डेंजर या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया तो वो 285 में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रोजाना अपने मोहल्ले से निकलते हो, रोड पर से निकलते हो, किसी ने वहां पे खूब सारे पत्थर वगैरह रख दिए, बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए, क्यों भाई, क्या समस्या है आपको? तो दैट इज योर 285। हम गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको क्या समस्या? पब्लिक वे में क्यों रखा भाई, अपने घर के सामने रखो। या फिर समुद्र में से आप जब ऐसा नेविगेशन वगैरह चला रहे हैं, शिप वेसल वगैरह चला रहे हैं, उसमें किसी ने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया, इट विल अमाउंट टू एन ऑफेंस अंडर 285। ओके, मूविंग ऑन टू ऑब्सीन बुक्स एंड एक्ट्स। ये थोड़ा सा जरूर हम पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स का। 294 स्टेट्स दैट सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स, अगर ऑब्सीन बुक्स को हमने सेल किया, ना व्हाट आर ऑब्सीन बुक्स, यहां पे डेफिनेशन अच्छे से दे रखी है कि ऑब्सिनिटी की कैटेगरी में क्या क्या आएगा। तो 294 में वो पनिशेबल है, एंड 295 में अगर हमने वो ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स को सेल किया है बच्चे को। पहले यहां पे आईपीसी में दे रखा था यंग पर्सन, और यंग पर्सन के मामले में यहां एज थी 20 ईयर्स। यहां पे अब क्या है, यंग वंग कुछ नहीं है, सीधा चाइल्ड डाल दिया, और चाइल्ड को भी आपके बीएनएस ने डिफाइन किया है, दैट इज पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। वो पर्सन जो 18 साल से कम है वो 295 में, अगर आपने उसको ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स भी सेल किए हैं तो वो 295 में जाएगा। एंड 296 में ऑब्सीन सॉन्ग्स या एक्ट्स, पब्लिक में खड़े थे, कोई ऑब्सीन एक्ट किया या कोई ऑब्सीन अभद्र तरीके से गंदा गाना गाया है, 296 में पनिशेबल होगा। किस में पनिशेबल? 296 में। एंड 297 में बोला कीपिंग लॉटरी ऑफिसर्स। देखो, कोई भी लॉटरी निकलती है ना बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी अथॉरिटी से निकलती है, आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बिना परमिशन के लॉटरी निकाल दी या फिर लॉटरी ऑफिसर्स भी रख दिए, 297 में पनिशेबल होगा। ठीक है, इन 4-5 ऑफेंसेस को डील करने से पहले ये नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये 6 के 6 एक्ट जो है, या 6 के 6 जो ऑफेंसेस हैं, ये नेग्लिजेंटली कोई कर रहा है, मतलब ये ऑफेंसेस नहीं होते अगर आप ड्यूटी टू टेक केयर कर लेते, तो ड्यूटी टू केयर निभा लेते तो ये ऑफेंसेस नहीं होते। सबसे पहले इन्होंने 286 में क्या बोला? पॉइजनस सब्सटेंस। आपके यहां से कोई पॉइजनस सब्सटेंस एमिट हो गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए था, आपने वो केयर प्रिकॉशन नहीं लिया, इसकी वजह से आपके फैक्ट्री में से या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस में से वो पॉइजनस सब्सटेंस एमिट हो गया है, सो दैट विल बी पनिशेबल अंडर 286। 287 फायर और कंबस्टिबल मैटर, आग लगने वाला, ज्वलनशील कोई या जल्दी से आग पकड़ने वाला कोई मैटर है, उसके मामले में आपने नेग्लिजेंस कमिट कर दी है। गैस सिलेंडर वगैरह क्या कर दिया, चालू ही रख दिया। अब बेटा यहाँ पे एक साइड में मिर्ची बड़े तले जा रहे हैं, वहां पे 10-15 गैस सिलेंडर रख दिया, तो ये तो नेग्लिजेंट एक्ट है ना, कि आप ऑलरेडी आग के पास इतना सिलेंडर कैसे रख सकते हो। ओके, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव से बहुत ज्यादा धमाके होते हैं, बम वाले जैसे मामले होते हैं ना, फायर क्रैकर्स वगैरह, वो भी बड़े वाले, तो वो 288, उसके मामले में आपने ध्यान नहीं रखा, सावधानी नहीं बरती और फिर कोई ऑफेंस हो चुका है, तो दैट विल बी पनिशेबल अंडर 288। एंड 289 मशीनरी, कोई मशीन वगैरह थी, आपने ऐसे ही खुले में मशीन छोड़ दी, बेटा बच्चे ने आके हाथ डाल दिया, कटर मशीन थी या ड्रिल वगैरह था, ऐसे ही जैसे टाइल वगैरह काटी जाती है वो ऐसे ही खुले में छोड़ दिया, किसी का पांव लग गया, तो हमने नेग्लिजेंट एक्ट किया है, दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर 289। 290 पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग को पुल डाउन करना या उस बिल्डिंग को रिपेयर करना, उस वक्त नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं। क्या होता है कि कोई बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, तो उस बिल्डिंग को पुल डाउन करना पड़ेगा, वापस से उसका रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या बिल्डिंग को रिपेयर करना पड़ेगा, ढंग से नहीं किया गया है, किसी को नुकसान पहुंच गया, 290। एंड 291 कोई एनिमल के रिगार्डिंग हमने नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया है, कोई गाय थी, भैंस था, कुत्ता था, हमारा था, हमको ध्यान रखना था, किसी और को काट गया और भोगते भोगते किसी के पीछे चला गया, किसी को काट गया, तो उसका ओनर विल बी लायबल अंडर सेक्शन नंबर 291। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप सेक्शन नंबर 270 को अच्छे से जरूर पढ़ के जाएं, 292 एंड 293 भी अच्छे से पढ़ के जाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से आपका काम चल सकता है, क्योंकि ये जनरली या तो आपके प्री में आएंगे या फिर स्पेसिफिकली आप कह सकते हो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें जरूर पूछा जा सकता है। एक बार हम ये ऑब्सनिटी बुक्स एंड
एक्ट का जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा जरूर डील करेंगे। ओके आएंगे सेक्शन नंबर 294 पे, जो इन्होंने बोला है कि आपका स्पेसिफिकली 294 में सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स में आएगा क्या क्या। तो सबसेक्शन 1 में इन्होंने ये बोला है दैट हम कब बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज जो है वो ऑब्सिनिटी में आएगी, व्हेन वी विल से एनीथिंग टू बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन। इन्होंने बोला फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में सेलिंग हो रहा है, इंपोर्टिंग हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, प्रॉफिट्स के लिए चीजों को बेच रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ऑफर कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर ऑफिस को कमिट करने के लिए, इन चीजों के रिगार्डिंग, इन सब के मामले में कोई बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट जिसमें क्या इंक्लूडेड है, डिस्प्ले ऑफ एनी कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। दिस इज अ न्यू पॉइंट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कोई मटेरियल डिस्प्ले किया है वो ऑब्सीन मानी जाएगी अगर फर्स्ट इट इज लैशवेसियस और अपील्स टू द प्रूडेंट इंटरेस्ट, लस्टफुल है, और इफ इट्स इफेक्ट और द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स आइटम, दो या दो से अधिक आइटम है तो उसमें से कोई भी एक आइटम इफ टेकन एज होल सच एज टू टेंड टू डिप्रेव और करप्ट द पर्संस हु आर लाइकली टू having regard to see, hear और read that particular matter, जिसके भी हाथ में वो जाएगी या जो भी देखेगा उसको, जो भी सुनेगा उसको या जो भी पढ़ेगा उसको, उसका दिमाग करप्ट कर सकती है, उसको डिप्रेव कर सकती है, उसके मॉरल एथिक्स, उसके जो भी एथिक्स वगैरह है उसको खराब कर सकती है, उसका दिमाग दूषित कर सकती है। तो हम वो बोलेंगे कि वो किसकी कैटेगरी में जाएगा, वो ऑब्सिनिटी की कैटेगरी में जाएगा। और ये बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, फिगर या फिर कोई भी कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर इसका सबसेक्शन 2 के ए से लेके ई में चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, ए में सेलिंग हो रहा है, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिक एग्जीबिशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, या फिर बी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम उसका, सी में हम उसको पार्ट ले रहे हैं ताकि हम उससे कोई प्रॉफिट रिसीव कर सके, डी में उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या लोगों तक उस मामले को, उस चीज के बारे में नॉलेज पहुंचा रहे हैं, एंड डी में इस एक्ट में पर्टिकुलर इस सेक्शन में मौजूद कोई भी ऑफेंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं या उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए ऑफर भी कर रहे हैं। तो पनिशमेंट कितना है यहाँ पे, 2 years है या फाइन है, जो कि कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, 5000 रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ तो ये फर्स्ट टाइम है, और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ तो इट मे एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन, और फाइन कितना हो सकता है, 10,000 रुपीज का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं, इसको हम जनरली किसके साथ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है शायद, मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। ओके ये सेक्शन वहां अप्लाई नहीं होगा बेटा जहां पे बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, फॉर द पब्लिकेशन, इसलिए उसको पब्लिश किया जा रहा है बिकॉज इट इज जस्टिफाइड फॉर द पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड्स। मतलब पब्लिक गुड के लिए, किस ग्राउंड्स पे है कि ये बुक, पेपर, पैम्पलेट वगैरह है ना, ये किसके लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, 5 चीजें, लिटरेचर, सेकेंड, थर्ड आर्ट, फोर्थ लर्निंग, या फिफ्थ जनरल कंसर्न के लिए है। अब 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बायोलॉजी की बुक्स वगैरह देखते हो, अगर उसमें ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में बात की गई है या ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी के कोई डायग्राम्स वगैरह है, लर्निंग वगैरह के लिए है, कोई आर्ट एंड कल्चर के लिए है, साइंस के लिए जनरल कंसर्न, तो वो कभी भी आपके ऑब्सोनिटी में नहीं आएगा, ना ही 294 के ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। या फिर जिसको हमने बोनाफाइडली, मतलब गुड फेथ में रिलीजियस पर्पस के लिए रखा हुआ है, वो रिलीजियस पर्पस के लिए है, तो वो भी आपके 294 में ऑब्सोनिटी की कैटेगरी में नहीं आएगी। या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किया गया किसका, स्कल्पचर का, एनग्रेविंग का या पेंटिंग का, किस पे, कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट पे, वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो कि किस में फॉल करता है, वो फॉल करता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1958 में। या फिर वो किसी टेंपल पे है या किसी कार पे है विच इज यूज्ड फॉर द आइडल्स और केप्ट फॉर द रिलीजियस पर्पस। किसी टेंपल पे ऐसे कार्विंग वगैरह की हुई, खजुराहो टेंपल्स वगैरह आपने देखे हैं, या उसके ऊपर कोई ऐसी पेंटिंग वगैरह की हुई है टेंपल पे की हुई, या वो कार जिसमें आइडल्स को कन्वे करते हैं, दैट इज मूर्ति वगैरह को जिसमें लेके जाते हैं। यहाँ पे कार का मतलब क्या है, रथ है, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ कार का मतलब रथ से है। ओके, जो रिलीजियस पर्पस के लिए है।
ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हम एज के विद रिस्पेक्ट पढ़ चुके हैं कि पहले यहाँ पे यंग था, अब यहाँ पे चाइल्ड हो चुका है। एंड 296 हम जरूर पढ़ेंगे विच डील्स विद ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। 296 में क्या बोला? ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। हुएवर टू अनॉय द अदर। अब हुएवर में क्या आ सकता है? ये मेल भी आ सकता है, ये फीमेल भी आ सकती है। कोई महिला भी सीटी वीटी बजाए, फालतू के गाने वगैरह गाए, तो वो किस में जा सकती है? 296 में जा सकती है। क्या लिखा है यहाँ पे? इट स्टेट्स दैट whoever टू अनॉय द अदर्स, दूसरों को परेशान करने के लिए क्या किया जा रहा है? डज एनी ऑब्सीन एक्ट, कोई भी ऑब्सीन एक्ट कर रहे हैं, किधर? पब्लिक प्लेस पे कोई ऑब्सीन एक्ट कर रहे हैं। सेकेंड, सिंग्स और रिसाइड्स और अटर्स एनी ऑब्सीन सॉन्ग, बैलेड और वर्ड्स। सॉन्ग को हमेशा सिंग करते हैं, बैलेड को हमेशा रिसाइड करते हैं, वर्ड को हमेशा अटर करते हैं। इन और नियर द पब्लिक प्लेस, उस पब्लिक प्लेस में, उस पब्लिक प्लेस के नजदीक में। एक तो हो गया एक्ट और सॉन्ग दोनों, या अश्लील हरकत करना और अश्लील गाने गाना। तो ये कितने से पनिशेबल होगा? शैल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिसमिशन विच में एक्सटेंड टू 3 months, या फिर फाइन जो कितना एक्सटेंड हो सकता है? 1000 रुपीज फाइन और बोथ। ठीक है जी, क्लियर है? और यहां पे हम अपना सेशन जो है वो वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए जी। Yes, all those students who are looking for the PDF of this session, किसी को भी इस सेशन की PDF चाहिए तो आप PDF कहां से डाउनलोड करेंगे बेटा? PW ऐप से डाउनलोड करेंगे। PW ऐप में जाकर आपको ये पर्टिकुलर बैच को एनरोल करना है। ये पर्टिकुलर बैच क्या है? कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको एनरोल करेंगे तो वहां पे आपके पास फोल्डर्स दिखेंगे, एक वीडियो का फोल्डर होगा, एक आपके पास PDFs का फोल्डर होगा। PDF डाउनलोड करके आप इसको क्या कर सकते हैं? आराम से प्रिंट करवा सकते हैं। और अन्य कोई भी डाउट, मोस्ट रीजनेबल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे जो है आप जरूर जुड़ सकते हैं हमसे, कोई भी अतिरिक्त डाउट के लिए या आने वाली और क्लासेस के लिए, या कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। एंड PW जुडिशरी वाला का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर ले, सो दैट आने वाले सारे फैकल्टीज की जो अपडेटेड क्लासेस है उसके बारे में जानकारी मिल सके, वैकेंसीज के बारे में आपको पता चल सके, सिलेबस शेयरिंग के बारे में पता चल सके, और जहां पर टाइम टू टाइम MCQ भी डील किया जाता है। बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करते रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो BNS की जो सीरीज चल रही है वो पूरी अच्छे से समझ आ रही है, और हमने जितना टॉपिक को प्री मेंस और जजमेंट राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस देना था वो दिया है। और कोशिश करते हैं कि आपको एक थोड़ा क्राइटेरिया समझ आ रहा है कि पढ़ाने का क्राइटेरिया क्या है। हालांकि इसको और ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाया जाता है जब हमारे पास समय जो है वो काफी अच्छे से दिया जाएगा। ठीक है जी, तो जितना भी लिमिटेड समय है उस समय में हमने पूरी कोशिश की है कि हम BNS को अच्छे से पढ़ाएं। एक और लास्ट हमारा लेक्चर रहेगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा, वो रहेगा स्पेसिफिकली ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू योर कॉइंस, स्टैम्प्स एंड विद रिस्पेक्ट टू योर रिलीजन। ठीक है, so that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.